प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की एक नई विधा एकांकी, जो नाटक का ही एक संक्षिप्त रूप है, उस पर बात करेंगे कि एक एकांकी की रचना करते समय या एक एकांकी किन तत्वों से मिलकर बनती है। एकांकी शब्द पर हम ध्यान दें तो एक अंकी, एक अंक वाली एकांकी, अर्थात एक ही अंक में किसी बात को स्पष्ट करना। यहाँ अंक क्या है? अंक है भाग। जैसे नाटक में कई भाग होते थे, नाटक बड़े बड़े होते थे और उसका जो कथानक था उसको कई भागों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता था, मंचन किया जाता था उसका। अब धीरे धीरे समय के साथ जो जो व्यक्ति की या मानव की व्यस्तता बढ़ी, तो बड़े बड़े नाटकों के लिए अब उसके पास समय नहीं था। ऐसे में उसी नाट्य रूप को संक्षेप में प्रस्तुत करती है एकांकी। हमें जो भी बात कहनी है, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमें प्रस्तुत करना है, उसको एक ही अंक में स्पष्ट कर देना, ये एकांकी का मूल उद्देश्य होता है। जिस प्रकार नाटक में कथानक होता है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसके अंदर संवाद होते हैं, पात्रों की बातचीत होती है, उसकी अपनी कोई भाषा शैली होती है, उसका शीर्षक होता है, देश काल और वातावरण होता है, पात्र होते हैं, उनका आपस में बातचीत से चरित्र चित्रण होता है, और मुख्य तत्व उसका नाटक का होता है अभिनयशीलता। ये सब तत्व यहाँ एकांकी में भी होते हैं, लेकिन बदले हुए रूप में, क्योंकि ये संक्षिप्त रूप है उस नाटक का, तो यहाँ एकांकी के जो तत्व हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। ये हम जानते हैं कि एकांकी दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य यानी जो हमें देखकर समझना है, केवल देखना ही नहीं, देखने के साथ सुनना भी। दृश्य सर्वे कह सकते हो आप इसको, कि ऐसा काव्य, ऐसी रचना, ऐसी विधा जिसको हम देख भी रहे हैं और जिसको हम सुन भी रहे हैं। तो ये है एकांकी। दृश्य काव्य हम जानते हैं कि रंगमंच पर आधारित होता है, उसकी सफलता रंगमंच पर होती है, और रंगमंच पर सफलता का जो मापदंड है वो है अभिनय, कि अभिनय किस तरह से किया जा रहा है। पात्रों के द्वारा यदि अच्छा अभिनय नहीं किया जा रहा है, प्रस्तुत करने का उनका ढंग अच्छा नहीं है, तो आप मान के चलें कि वो एकांकी या वो नाटक कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। विभिन्न प्रकार से अभिनय किया जाता है। अभिनय के कई प्रकार होते हैं, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का मतलब अंगों के द्वारा, वाचिक का मतलब वाणी के द्वारा, आहार्य का मतलब विभिन्न प्रकार के आभूषणों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा, बालों के द्वारा, मूछों को सजाकर, ये आहार्य में आता है। और सात्विक अभिनय होता है वो जो अंदर से दिखाई देता है, यानी आपके अंदर के जो भाव हैं उनको आप चेहरे पर कितना ला सकते हो, शरीर पर कितना ला सकते हो और कितना दिखा सकते हो। जैसे पसीने के द्वारा, पसीना यदि शरीर पर है, दिखाई दे रहा है, तो वो मेहनत का प्रतीक होता है ना। रोमांचित व्यक्ति दिखना किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, वो रोमांचित हो रहा है, उसके शरीर के हाव भाव क्या है, वो किस तरह से कंपित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। यदि कोई दुख का दृश्य दिखाया जा रहा है तो किस तरह से उसके अंदर से आंसू निकाले जा रहे हैं। ये सब मिलाकर और अभिनय को पूर्णता प्रदान करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एकांकी की। तो एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में आज अलग अपना महत्व दिखा चुकी है। आरंभ में ये कहा जाता था
और उसके लिए कहते थे कि बस ये तो एक छोटा सा मनोरंजन करने का साधन मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये सिद्ध हो चुका कि एकांकी की अपनी खुद की विशेषताएं हैं, और ये वो जो खुद की विशेषताएं हैं, अपनी जो निजी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण ही आज वह नाटक की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है, ज़्यादा पसंद की जाने वाली विधा है। और उसका कारण एक समयाभाव भी है कि नाटक बहुत लंबे लंबे होते हैं, एक साथ बैठकर नाटक पूरा नहीं किया जा सकता। तो इतना समय आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास नहीं है। ऐसे में एकांकी जैसी विधा का आगे बढ़ना, पनपना स्वाभाविक है। जैसा कि उपेंद्र नाथ अश्क ने एकांकी के बारे में लिखते हुए कहा कि एकांकी की 3 विशेषताएं जो इसको आगे लेकर आए, वो है उसका छोटा आकार, यानी वो संक्षिप्त जो उसकी अवधि है, उसके अंदर अभिनयात्मकता है, और तीसरा रंग संकेत, रंगमंच पर मिलने वाले संकेत या रंगमंच की सूचनाएं। अब हम यहाँ पर आज का जो हमारा बिंदु है, एकांकी के तत्व, उन पर बात करते हैं। आप याद रखें कि एकांकी के तत्वों में कुल मिलाकर हम 8 तत्वों को लेंगे। कथानक, फिर संघर्ष, फिर संकलनत्रय, फिर पात्र, संवाद, अभिनय तत्व, रंगमंच संकेत और प्रभाव ऐक्य। सबसे पहले कथानक। कथानक, जैसा कि आप जानते हैं, कथानक कहानी का भी भाग है, कथानक नाटक का भी भाग है, यानी कथा पर आधारित ये जो विधा है, इसकी कोई न कोई तो कहानी है, इसमें कोई न कोई तो कथा है, तो वो हमारे सामने आती है। अब एकांकी के लिए ये कहा जाता है कि एकांकी की जो कथा है वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा लगना चाहिए कि वो सच है, वो वास्तविक है, वो यथार्थ से परे नहीं दिखनी चाहिए। और एकांकी का जो कथानक है, वो कथानक इस तरह का बना हुआ होना चाहिए कि उसका वो 5 जो चरण माने गए हैं कथानक के, कौन से 5 चरण? उसका आरंभ जो प्रभावी हो, उसके बाद नाटक के स्थल, कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर नाटक में खास तवज्जो दी जाए, खास उसे दिखाया जाए, उसके बाद पात्रों का आपसी संघर्ष, वो संघर्ष फिर और बढ़ता है, जिसको अगली जो उसकी स्टेज है, अगली जो स्थिति है, वो है चरमोत्कर्ष, यानी पूरी तरह से चरम पर वो संघर्ष है। और ये जो चरम पर संघर्ष है, यही एकांकी की जान है। और अंत में परिणति, उसका परिणाम हमारे सामने कथानक का आता है, और एकांकी इसके बाद खत्म हो जाती है। तो कथा वस्तु आरंभ से ही दर्शकों का ध्यान खींचने वाला होना चाहिए, और उसके बाद तेजी के साथ नाटक के स्थल की ओर बढ़ती है, और अंत में जो कथा है वो विभिन्न प्रकार के विरोधी भावों, परिस्थितियों और संघर्ष को उपस्थित करता हुआ अंत समय तक कौतूहल बनाए रखता है। या अच्छा जो कथानक है वो उसमें कौतूहलता होनी ही चाहिए कि देखें अब क्या होता है, देखें अब क्या होता है। वो जो संघर्ष है वो बना रहना चाहिए, कौतूहलता बनी रहनी चाहिए, और अंत में चरमोत्कर्ष पर जाकर और एकांकी खत्म होनी चाहिए। अच्छी एकांकी का कथानक इस तरह का होना चाहिए। दूसरा, संघर्ष। जो बाद की जो स्थिति है चरम पर आने के बाद, वो एकांकी का प्राण है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकांकी की जो प्रभावशीलता है, एकांकी कितना प्रभाव दर्शकों पर डाल सकती है, उसका जो प्राण तत्व है वो ये संघर्ष ही है। इस संघर्ष की स्थिति के बिना एकांकी नीरस हो जाती है। तो पात्रों की आपसे टकराहट, चाहे वो चारित्रिक द्वंद्व हो सकती है, आपस में 2 तरह के चरित्र हैं, अलग अलग प्रकार की सोच रखने वाले हैं,
उनके विचार आपस में टकरा रहे हैं। मानसिक संघर्ष हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, भावों की उथल पुथल, या और कोई स्थिति, लेकिन उसका इतना मनोवैज्ञानिक चित्रण होना चाहिए कि वो हर समय सामने बैठे दर्शकों को संघर्ष की स्थिति दिखाता रहे। और ये एकांकी को गति प्रदान करता है। तो कथानक के बाद दूसरा तत्व संघर्ष। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इस पर अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, इस पर आप ध्यान दीजिए। संकलन त्रय। त्रय मतलब तीन, और संकलन यानी कलेक्शन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, एक साथ लिया हुआ, कलेक्ट किया हुआ। अब तीन चीजें जो संग्रहित है, संग्रह किया हुआ, तीन चीजों का संग्रह, तीन चीजों का योग। अब वो तीन चीजें क्या हैं, ये आप ध्यान दें कि एकांकी जिसके अंदर तीन कार्य, वो, अब आप देखो इसमें तीन चीजें क्या हैं, जो भी घटना घट रही है या जो भी कार्य है वो एक ही समय में एक ही स्थान पर होना चाहिए। यानी कार्य संकलन की उपयोगिता एकांकी में होती है। एक संपूर्ण कार्य का एक समय में एक ही स्थान पर होना जरूरी है। यह है संकलन त्रय। कार्य, समय और स्थान। कार्य, समय और स्थान, इन तीनों की एकता जरूरी है। इसका नाम है संकलन त्रय। इन तीन चीजों को एक साथ होना चाहिए। संकलन त्रय में ये नाटक के लिए भी अपेक्षित होता है, लेकिन एकांकी में अत्यावश्यक है। इस बारे में वैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि ये एकांकी के लिए अनिवार्य है। कुछ कहते हैं कि तीनों एक साथ होनी चाहिए, यानी कार्य, समय और स्थान, ये जरूरी है एक साथ। अब कुछ इसमें थोड़ा सी छूट देते हैं। वो कहते हैं कि तीनों में से दो या फिर एक ये जरूरी है। किंतु निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए, या हम कहें कि सफल एकांकी जो होती है, उसमें यदि कसाव रखना है, उसमें यदि मार्मिकता लानी है, तो आप माने कि तीनों होने चाहिए। यानी अच्छे एकांकी वो होती है जिसमें संकलन त्रय का निर्वहन हुआ है। कार्य, स्थान और काल तीनों जिसमें साथ आए हैं, वो एकांकी अच्छी मानी जाती है, वो एकांकी प्रभावी होती है। अगला तत्व सामान्य बातें। अब आगे वही जो आपने कहानी में सुनी है, जो आपने नाटक में या कभी अन्य विधा में देखा है। अगली जो विशेषता है वो मुख्य है पात्र। पात्र जिनके संवादों से, जिनकी बातचीत से एकांकी आगे बढ़ती है। एकांकी के लिए एकांकीकार इसी धरती के जीते जागते नारी पुरुषों को चुनता है और कथा की जो कल्पना है या उसके जो अपने जीवन अनुभव हैं, उनके आधार पर उनको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। एकांकी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांकी बहुत छोटी सी विधा है, थोड़े समय के लिए होती है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नाटक की तरह पात्रों की उसमें भीड़ नहीं होनी चाहिए। पात्र कम होते हैं किसी भी एकांकी में, और ये जरूरी भी है। एकांकी की संक्षिप्तता व कसाव के कारण व्यर्थ के पात्र उसमें नहीं आ सकते। पात्रों का चित्रण उनके संवादों तथा उनके विषय में अन्य पात्रों के कथोपकथन द्वारा होता है। इसके अलावा लेखक द्वारा पात्र के व्यक्तित्व व दृष्टिकोण के संबंध में भी
कई कई बार टिप्पणियाँ दे दी जाती हैं और उसके द्वारा भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन पात्र कैसा है, कौन पात्र क्या सोच रहा है। पात्रों में यदि अंतर्द्वंद की स्थिति है तो एकांकी की विशेषता और बढ़कर सामने आती है। तो पात्र हो गए और पात्रों की आपसी बातचीत से उनका साथ साथ चरित्र चित्रण भी हो गया। फिर अगली विशेषता है, अगला जो तत्व है वो है संवाद। एकांकी में यदि हम कल्पना करें कि संवाद नहीं हो तो क्या संभव है कि पात्र भी होंगे और अभिनय भी हो जाएगा? वो तो फिर मूक एकांकी हो जाएगी। केवल हाव भाव हाथ तो आप हिला सकते हो, पात्र सामने प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन यदि संवाद नहीं है तो एकांकी में जान नहीं है, यूं कहा जा सकता है। एकांकी का मूल और ये सशक्त आधार होता है संवाद। संपूर्ण कथा सूत्र को विकसित करने में पात्रों के चारित्रिक गुण और दोषों को, उनके कार्य व्यवहारों को, उनकी मनोदशाओं को, ये सब कुछ संवादों के द्वारा ही प्रस्तुत होता है। एकांकी के आकार को देखते हुए संवाद नपे तुले होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, सीमित शब्दों वाले होते हैं। चुने हुए संवाद पूर्व घटित घटनाओं को रंगमंच पर करते हैं। संवाद ही एकांकी की मूल भावना को चित्रित करते हैं। इस लिहाज से एकांकी की एक एक शब्द का महत्व बढ़ जाता है। तो संवाद अति आवश्यक तत्व है, लेकिन संवाद छोटे होने चाहिए। इसके बाद अभिनय तत्व, चाहे वो नाटक हो चाहे वो एकांकी हो, अभिनय इन विधाओं का आधार है। तो एकांकी में अभिनय अगर शानदार होगा तो साधारण कथा वाली एकांकी भी बहुत आकर्षक बन जाएगी। सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये दृश्य काव्य है। हमें रंगमंच पर, हमारी नजरें रंगमंच पर होती हैं, तो वहाँ यदि प्रभावी अभिनय हो रहा है तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति, सामने बैठा हुआ दर्शक उसके साथ जुड़ा रहेगा। यदि अभिनय अच्छा नहीं हो रहा है तो वो हंसी का पात्र बनेगा अपने आप में। तो एकांकीकार को रंगमंच की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब एकांकीकार एकांकी की रचना करता है तो इस तरह का रंगमंच बना कि हर कहीं पर वो अभिनीत किया जा सके, इस तरह का विधान करना चाहिए। साथ ही उसे संवाद भी ऐसे रखने चाहिए जिनके बोलने में वाणी का उतार चढ़ाव प्रकट हो। तो अच्छा अभिनय कब होगा? जब अच्छे संवाद लिखे जाएंगे, छोटे छोटे संवाद लिखे जाएंगे। बहुत कुछ संवादों पर अभिनय निर्भर करता है, इसलिए संवाद ऐसे रखे जाने चाहिए जिनको बोलने में वाणी का उतार चढ़ाव प्रकट हो। क्योंकि केवल बड़े और एक से लगातार यदि कोई संवाद वहाँ पर बोलता है तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई कहानी सुना रहे हैं। यहाँ कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य है करके बताना, वास्तविक लगना। अतः संवाद ऐसे होने चाहिए जिनके बोलने पर चेहरे पर हाव भाव, मुख मुद्रा, प्रदर्शन, आंगिक अभिनय हो सके। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए जो हृदय के बारीक मनोभावनाओं का प्रदर्शन कर सकें। साथ ही कार्यशील व गतिशील भी होने चाहिए जिससे अभिनय उत्कृष्ट बन जाए। यदि अधिक दृश्य रख दिए, यदि पात्रों की भीड़ रख दी, बहुत लंबे लंबे स्वगत कथन रख दिए, लंबे बोझिल भाषा वाले संवाद रख दिए, पात्र बहुत बड़ी संख्या में हैं और कुछ निष्क्रिय खड़े हैं, कुछ ऐसे दृश्य विधान रख दिए जिनकी जरूरत ही नहीं थी, तो ये सब एकांकी के अभिनय में बाधा बनते हैं। इसलिए रंगमंच का निर्धारण सोच समझकर करना चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए और संवाद बहुत सुंदर लिखे हुए होने चाहिए, सरल, सहज, प्रभावी, आकर्षक। अगला तत्व है एकांकी के लिए रंग संकेत। रंग का मतलब यहाँ रंगमंच से। रंगमंच से क्या संकेत मिल रहे हैं? एकांकी अभिनय में सबसे अधिक सहायता लेखक द्वारा दिए गए रंग संकेत अथवा रंगमंच निर्देश से मिलती है। जब हम एकांकी पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में रंगमंच संकेत लिखे हुए होते हैं एकांकीकार के द्वारा, कि पात्र पास ही रखी हुई, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि पात्र बोलता हुआ तेजी के साथ खड़ा होता है, झपटता है,
पास रखी हुई कुर्सी को सरकाता है। इस तरह के ये रंगमंच संकेत लिखे हुए होते हैं और वो फिर वहां पर अभिनय में करने होते हैं। प्रारंभ में ही दृश्य और पात्रों के व्यक्तित्व, वेशभूषा आदि के संबंध में एकांकीकार जो कुछ लिखता है उससे निर्देशक के सामने पात्रों का रूप और रंगमंच की संपूर्ण व्यवस्था सामने आ जाती है। एकांकी के बीच में संवाद बोलते समय पात्रों की मुख मुद्रा, खड़े होने बैठने की स्थिति, एक एक बात रंगमंच निर्देशों में आ जाती है और इससे अभिनय करने में पूरी सहायता मिलती है। इसलिए अच्छे एकांकीकार वो होते हैं जो आरंभ में रंगमंच संकेत के द्वारा हमें सब बातें स्पष्ट कर देते हैं, जिससे हम रंगमंच पर जब भी एकांकी का मंचन करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कभी हमें दिक्कत नहीं होती। और अंतिम तत्व प्रभाव ऐक्य। ऐक्य का मतलब एक सा, एकता, प्रभाव की एकता। छोटी सी विधा होती है एकांकी, आरंभ से लेकर अंत तक एक सा प्रभाव उसका कायम रहे, बना रहे, ये हमारी सफलता का मापदंड है। प्रभाव ऐक्य यदि किसी भी एकांकी में है तो मानकर चलें कि एकांकी सफल है। जितने तत्व जिनका मैंने अभी वर्णन किया है, इनका पूर्ण निर्वाह होने से एकांकी इस स्थिति में पहुंचती है, यानी प्रभाव ऐक्य कायम होता है। सब तत्व बहुत अच्छे से होंगे, जैसे हमें अभी मैंने बताया उसके अनुसार होंगे, तो निश्चित रूप से ये तत्व अपने आप उपस्थित हो जाएगा। प्रभाव ऐक्य का मतलब ये है कि कब एकांकी शुरू हुई और कब वो खत्म हो गई, उसको जो देखने वाला, सामने बैठा हुआ जो दर्शक है, वो इतना खामोशी से उसको देख रहा है कि समाप्त होने तक का उसको पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया मुझे देखते हुए। अगर ऐसा होता है तो प्रभाव ऐक्य। यदि सामने बैठे हुए जो भी दर्शक हैं वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है, तो मानकर चलें कि प्रभाव ऐक्य कायम नहीं है। तो प्रभाव ऐक्य होना जरूरी है, या इस तत्व तक पहुंचना जरूरी है, और यही लक्ष्य को लेकर एकांकीकार चलता है। तो उसका उपयुक्त प्रभाव उसकी सफलता है। और ये सब कब होगा? जब आपस में सारे तत्वों का सुंदर सामंजस्य होगा।